श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, नेक्स्ट स्पीकर। धन्यवाद अध्यक्ष जी। वो बोल रहा था माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 और 320 उत्तराखंड में बार बार आने वाली जो आपदाएं हैं उसके संदर्भ में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा कि जो ये संशोधन विधेयक आया है उसमें शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ये शहरी क्षेत्रों के लिए और राज्य की राजधानियों में UDMA स्थापित करने का प्रस्ताव करता है। मैं समझता हूं कि ये एक नई अवधारणा है और निश्चित रूप से ये बहुत कारगर साबित होगा। जो आपदा प्रभावित हैं या आपदा से पहले जो आवश्यक जो प्रबंध करने होते हैं वो काम करने में ये सफल होगा। जो राष्ट्रीय और राज्य आपदा डेटाबेस है इसमें इसका प्राविधान किया गया है जो बेहतर जोखिम आकलन और संसाधन आवंटन में मदद करेगा। तीसरा जो विषय है राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल SDRF का गठन राज्य सरकारों को स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित आपदा प्रतिक्रिया कर्मियों को तैनात करने की अनुमति देगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य की जो परिस्थितियां हैं वो स्थानीय जो प्रशासन है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। निश्चित रूप से इसको राज्य को इसका तैनाती का अनुमति देने से इससे तमाम जो देश के राज्य हैं पूरे देश को इसका लाभ होगा। और विशेष रूप से जो पर्वतीय क्षेत्र हैं चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो या पूर्वोत्तर के राज्य हों, वहाँ पर आपदा प्रभावित स्थान अक्सर बहुत दुर्गम होते हैं और जब इस तरह की परिस्थितियाँ होती हैं तो कई बार वहाँ का जो नेटवर्क है वो भी प्रभावित होता है। सड़कें टूट फूट जाती हैं और उन पर आना जाना मुश्किल हो जाता है। वहाँ पर हवाई सेवाएं भी उस समय बाधित हो जाती हैं। ऐसे में मैं समझता हूँ कि जोखिमों का जो आकलन है और संसाधन आवंटन करने में ये आपदा डेटाबेस के आधार पर निश्चित रूप से प्रतिक्रिया बल जो हैं उनको मदद मिलेगी। जो शहरी योजना का प्रावधान किया गया है ये शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थानीय स्तर पर योजनाओं को तैयार करेगा और उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। जो व्यवस्थाएं हैं उनको विकेंद्रित करने इसमें किया गया है। मैं समझता हूं कि विकेंद्रित करने से अधिकतम जो सामाजिक संगठन है, जो हमारा प्रतिक्रिया बल है, उसको इसमें इन्वॉल्व करके और जो जिम्मेदारियां दी जाएंगी और उससे जो स्थानीय आवश्यकताएं जो ज़रूरत होती है स्थानीय आधार पर वो ध्यान में रख करके ही और योजना आगे बनाई जाएगी। उससे जो प्रभावित जो लोग हैं उनको उससे मदद मिलेगी। जलवायु परिवर्तन और जोखिमों का आकलन विधेयक जलवायु परिवर्तन से जुड़े खतरों का नियमित मूल्यांकन करने पर जोर देता है जिससे जलवायु प्रेरित आपदाओं जैसे ग्लेशियर, लेक्स का फटना, फ्लड्स और अनियमित मौसम पैटर्न के लिए बेहतर तैयारी की जा सकेगी। ये आज जिस तरह की परिस्थितियां निर्माण हो रही हैं और कहीं ना कहीं आज देश और दुनिया ये महसूस कर रही है कि इकोसिस्टम उसमें कुछ परिवर्तन आ रहा है, मौसम में भारी बदलाव देखने को आ रहा है। ऐसी परिस्थितियों में ये जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं उससे समय पूर्व आकलन करने में
सुविधा हो। जो प्रारंभिक चेतावनी और निगरानी और इसमें एआई का इस्तेमाल करने की जो बात है, उससे जो दुर्गम क्षेत्र हैं, जहां पर अकस्मात आपदाएं आती हैं और उनका कई बार पता भी नहीं चल पाता, जब और उससे बचने की स्थिति बहुत कठिनाई होती थी, उसमें एआई का इस्तेमाल करके और जो चेतावनी प्रणाली जो विकसित की जा रही है, उससे समय पूर्व जब चेतावनी दी जाएगी तो उससे जान माल का जो खतरा है वो बच सकेगा। पुनर्वास के बजाय पुनर्प्राप्ति सहायता, ये एक महत्वपूर्ण सुधार है और इससे आपदा जो पीड़ित हैं उनकी सहायता के लिए एक बहुत ही सकारात्मक सुधार ये किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जो आपदा है, इसके कारण जो हमारे नौनिहाल हैं, महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, शिक्षण संस्थाओं में हैं, वो बहुत बुरी तरह उनका जीवन प्रभावित होता है, विशेषकर नौनिहालों का जीवन, क्योंकि आपदा के समय विस्थापन ये अनिवार्य हो जाता है और विस्थापन जहाँ पर हम करते हैं वहाँ पर उनकी जो शिक्षा है, उनका जो स्वास्थ्य है, उनकी जो देखभाल है वो प्रभावित होती है और उसके कारण यूनिसेफ पे अगर हम आंकड़े पढ़ेंगे तो वो बहुत चौंकाने वाले हैं। पिछले 10 सालों में लगभग 3,70,00,000 बच्चे इससे प्रभावित हुए हैं। उनका जो मानसिक विकास है वो प्रभावित हुआ है, उनका शारीरिक विकास ये प्रभावित हुआ है और उनकी जो परिवार का जो आर्थिक ढांचा है, वो आर्थिक स्वरूप भी उनका पूरी तरह प्रभावित हुआ है। ऐसे में जो प्राविधान इस एक्ट में किए गए हैं, जो सुधार इसमें किए गए हैं, मैं समझता हूं कि उससे निश्चित रूप से इन नौनिहालों को, और हम ये कहें कि देश के जो भविष्य है, जो भावी भारत है, वो भारत उससे सुदृढ़ होगा और वो देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका ये आने वाले समय में वो बच्चे निभा सकेंगे। इसी तरह से जब आपदाएं आती हैं तो जो हमारे वन्य जीव हैं, जो वन संपदा है और बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। जो वन संपदा है, वन्य जीव हैं, वो इससे बहुत डिस्टर्बेंस होता है और उसमें भी इसके कारण कुछ सुधार आएगा। मैं अध्यक्ष जी सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, एक उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं 2 मंडल हैं, उनका जो सीमांत क्षेत्र है वहाँ पर क्वारी गांव है एक, और क्वारी गांव धसाव पर है। उसके कारण 2 साल तक जो पिंडारी ग्लेशियर से जो नदी निकलती है, पिंडर नदी, 2 साल तक पानी में मिट्टी बहकर आता रहा। वहाँ का जो जलीय जीव है वो प्रभावित हुआ है, उसके कारण उसका जीवन संकट पर आया है। ये आपदा केवल एक क्षणिक नहीं होती, बल्कि उत्तराखंड जैसे राज्य जहाँ पर जो नाप भूमि है, उसके अलावा पूरी भूमि ये वन भूमि है और वन भूमि होने के कारण जब उनके विस्थापन की ज़रूरत होती है, उनको विस्थापित किया जाता है, तो उनको विस्थापित करने में भूमि का भारी अभाव होता है और उसके कारण कई बार हमारे उनको स्कूलों में हम उनको ठहराते हैं, पंचायत भवनों में उनको ठहराते हैं। उसके कारण हमारी जो शिक्षा है वो भी प्रभावित होती है, क्योंकि पहाड़ों में ढालदार खेत हैं और ऐसे में वहाँ पर उनको रोकने के लिए टेम्परेरी व्यवस्था करने में भी बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है और लोगों में एक तरह का एक भय का वातावरण बना रहता है, क्योंकि कोई भी जो प्रभावित हैं वो अपने, चाहे उनका क्षेत्र कितना ही प्रभावित हुआ हो, वो अपने गांव को नहीं छोड़ना चाहता है, वो अपने गांव में ही रहना चाहता है, क्योंकि उसकी जो आजीविका का सोर्स है, वो जो खेती है,
वो बाहर उसको खेत नहीं मिल सकते, न उनके लिए उपलब्धता होती है। ऐसे में एक जो इसमें जो प्रणाली जो इस अमेंडमेंट में जो किया गया है, जो AI का जो सहारा लिया गया है, मैं समझता हूं कि उसके कारण तमाम तरह की सुविधाएं इसमें होंगी। उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां पर बरसात के दिनों में भारी भूस्खलन होता है और लैंड इरोजन होता है। वहाँ की जो उपजाऊ भूमि है, वो उपजाऊ मिट्टी है, वो पानी के साथ बहकर नालों में, नालों से नदियों में और नदियों के माध्यम से नीचे जो हमारा मैदानी भाग है उसको उपजाऊ करता है। लेकिन वहाँ की जो उपजाऊ मिट्टी है, वो उपजाऊ मिट्टी उससे प्रभावित होती है। तमाम तरह के जो मिनरल हमारी मिट्टी में होते हैं, वो मिनरल्स का वहाँ पर अभाव होता है। वहाँ पर लोग सामान्यतः जो खेती करते हैं वो खेती ऑर्गेनिक खेती होती है और उससे हमारे जो खेती है उससे प्रभावित होता है, तो हमारा स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। एक उम्दा जो स्वास्थ्यवर्धक जो अनाज है वो उसके उत्पादन में स्वाभाविक रूप से कमी आती है। उससे हमारा जो जनधन है, पशुधन है, वो सब इससे प्रभावित होता है। मैं समझता हूँ कि जो माननीय गृह मंत्री जी द्वारा जो प्रस्ताव अमेंडमेंट बिल रखा गया है, उससे निश्चित रूप से इन सब चीज़ों में हम लोग मदद कर सकेंगे और इससे जो हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट जो इनका पड़ता है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कुछ बातों की ओर और आपका ध्यान उत्तराखंड को लेकर आकृष्ट करना चाहूँगा कि जो हमारे नदियां हैं वो अधिसंख्य नदियां हिमालय से निकलती हैं और आज जो हमारे ग्लेशियर हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। 2013 में केदारनाथ से ऊपर जो चोराबाड़ी ताल था, जिसको गांधी ताल सागर भी क्योंकि गांधी जी की अस्थियां वहाँ पर प्रभावित की गई थी तो उसको गांधी सरोवर भी कहते हैं, वो टूट गया और उसके कारण केदारनाथ जैसी आपदा आई जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। और उस समय मौसम इतना खराब था कि वहाँ पर पहुँचना और तमाम रास्ते ध्वस्त हो गए थे। उसके कारण वहाँ पर पहुँचना भी काफ़ी कठिन था। लेकिन मुझे याद है उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वो गुजरात से केदारनाथ की आपदा में वहाँ सहायता करने के लिए सहायता का प्रस्ताव लेकर के और उत्तराखंड में आए थे। और उन्होंने क्योंकि सरकार ने उस समय उनको कांग्रेस की सरकार थी, उनको कहीं पर उतरने की परमिशन नहीं दी, तो उन्होंने पूरा हवाई सर्वेक्षण किया और लगभग 1.5 दिन वो उत्तराखंड में रहे और उन्होंने उत्तराखंड सरकार को उस समय प्रस्ताव दिया था कि केदारनाथ मंदिर का जो पुनर्निर्माण का काम है, वो जो केदारनाथ जो ध्वस्त हो गया है उसके पुनर्निर्माण का काम ये गुजरात करेगा। दुर्भाग्य से उस समय तत्कालीन सरकार ने इसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन बाबा केदार के आशीर्वाद से उनको देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला और उन्होंने केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण किया। वहाँ पर आज बहुत बेहतर सुविधाएं आज जो देश भर से जो श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं उनको दिया। यही नहीं, जो बद्रीनाथ जी हैं, बद्रीनाथ जी में भी पुनर्निर्माण का काम मास्टर प्लान के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी करा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ की आपदा को, वहाँ की पीड़ा को समझा और स्पेशल ट्रेन से गुजरात से सहायता लेकर के और उत्तराखंड में उस समय भेजा था। उत्तराखंड के लोग उसको कभी नहीं भूल सकते हैं। उत्तराखंड के लोग ऐसे आपदा के समय में जब वो देश के प्रधानमंत्री भी नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जिस संवेदनशीलता से उन्होंने उत्तराखंड के लिए काम किया, जितनी तत्परता से उन्होंने उत्तराखंड के लोगों के साथ वो खड़े नजर आए, आज उत्तराखंड के लोग उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कुछ विषयों की ओर और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस पर मैं समझता हूं कि बहुत अधिक गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है। वो है जो अवैज्ञानिक तरीके से जो माफिया जो तत्व है
वो खनन कर रहे हैं, नदियों को खोदा जा रहा है, उससे हमारे जल स्रोत प्रभावित हो रहे हैं। साथ में लगे हुए जो किसानों के खेत हैं वो उससे प्रभावित होते हैं। उनका पानी का जो तल है वो लगातार नीचे चलता जा रहा है। और इसलिए जो इस तरह की आपदाएं हैं उसका भारी नुकसान होता है। मेरा लोकसभा क्षेत्र हरिद्वार है और हरिद्वार में पिछले वर्ष की जो बरसात थी, हाँ धन्यवाद, आप भी हरिद्वार से हैं, तो उन्होंने जब भारी बरसात हुई तो उसके कारण हरिद्वार जनपद की जो शुगर मिल्स हैं, 3 शुगर मिलें वहाँ पर 60% गन्ने की खेती ये पानी में डूब गई और उसके कारण 40% पर ही वहाँ की शुगर मिलों ने काम किया। मैं ये उदाहरण देकर इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि नदियों के कारण और भारी बरसात के कारण, यानी कि जो गंगा जी का उसमें करंट होता है वो बिजली की तरह होता है, इतनी गति उसकी होती है, वो पानी खेतों में चला जाता है। तो गंगा और सोलानी जो नदियां हैं उनसे वहाँ के किसानों की खेती की सुरक्षा के लिए इन तटों को बांधना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि किसानों को जो नुकसान होता है उस नुकसान से बचा जा सके, इस आपदा से किसानों को राहत मिला सके। क्योंकि वहाँ पर मैंने देखा, उस समय में वहाँ का प्रतिनिधि नहीं था, लेकिन मैंने अनुभव किया कि वहाँ पर जनप्रतिनिधियों का जाना बहुत मुश्किल हो गया। लोग गुस्से में थे क्योंकि उनका जो आय का सोर्स है, जो उनकी इनकम का मुख्य सोर्स है, उनके परिवार को चलाने का जो मुख्य आधार है वो खेती, उससे प्रभावित हुई। और इसलिए आपदा प्रबंधन से पूर्व जो आकलन, इस तरह के अनुभव जो आते हैं, उससे बचाव के लिए इन नदियों का बांधना भी बहुत ज़रूरी है, उनके तटों को मजबूत तटबंधों के द्वारा, ताकि जो किसानों की खेती है उसको बचाया जा सके। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखंड में तमाम जो भूकंपीय आपदाएं हैं, भूकंप के कारण भी हमने देखा कि 1991 में उत्तरकाशी का भूकंप आया, उसके बाद चमोली में भूकंप आया, और लगातार, क्योंकि एमसीटी पर उत्तराखंड है, जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है और जिसकी लंबाई लगभग, जितनी हिमालय की लंबाई है, लगभग 2500 किलोमीटर है, उस सेंट्रल थ्रस्ट पर ये उत्तराखंड और तमाम हिमालयी राज्य ये रहते हैं, वहाँ पर लोग निवास करते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में वो लोग वहाँ पर उन स्थानों पर अपने घर बना लेते हैं, अपनी दुकानें बना लेते हैं, अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। तो मैं सदन का ध्यान माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं कि एमसीटी पर उसके बारे में लोगों को बताया जाए और उस इलाके में जो मानवीय बसावट है उसके लिए कोई ना कोई, या तो ऐसी टेक्नोलॉजी हम उनको दें कि उसी टेक्नोलॉजी से वहाँ पर निर्माण किया जाए, या फिर वहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा खतरा बार बार महसूस होता है उसको वहाँ पर प्रतिबंधित किया जाए, जिससे कि जोशीमठ में जैसे पिछले साल हुआ उस तरह की दिक्कतें सामने ना आए। क्योंकि वो पूरा हिमानी क्षेत्र है और मोरेन पर बसा हुआ है और पूरी लैंड स्लाइड कर रही है अलकनंदा की तरफ। तो इस तरह की जो आपदा, इसी तरह से बेल्ट पूरी आपकी जो ऊखीमठ है, वहाँ से उत्तरकाशी का भटवाड़ी जिला है, ऐसे ही अगर 9 किलोमीटर का पैच छोड़ दिया जाए तो ये पूरा उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 2500 किलोमीटर लंबी ये बेल्ट है। इस पर हमको वहाँ के लोगों के बीच में समय समय पर वहाँ की राज्य सरकारें उससे लोगों को जागरूक करें, अवेयर करें, ताकि जो मानव क्षति है, जो हमारी पशुधन की क्षति है, जो खेती की क्षति है, उससे हम लोग न्यून कर सकें। और मुझे लगता है कि इस एक्ट में जो प्रावधान किए गए हैं अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए, उससे निश्चित रूप से लोग जागरूक होंगे। जिस तरह से उसमें आपदा मित्र बनाए जा रहे हैं, उन आपदा मित्रों के माध्यम से, क्योंकि कोई भी आपदा है सबसे पहले वहाँ पर स्थानीय लोग ये सहायता के लिए पहुँचते हैं स्वाभाविक रूप से। और इसलिए ये जो आपदा मित्र बनाने की जो योजना माननीय गृह मंत्री जी ने तैयार की है, निश्चित रूप से इन आपदा मित्रों के माध्यम से
हम तमाम तरह के जो नुकसान होते हैं आपदा के कारण उसको नियंत्रित करने में, उसको कम करने में हम सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मैं इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।